तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की डिमांड होती है और मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और वो पाकिस्तान फॉर्मेशन की डिमांड को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली जुलाई 1947 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस डिमांड को एक्सेप्ट करना था, अब उतना ही ज़्यादा इस डिमांड के ऊपर प्रोसीडिंग करना होगा। अब हम देखेंगे पार्टीशन की जो डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस के थ्रू उसको प्रोसेस में लाना कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी और हमने कौन कौन से मेथड्स को अपॉइंट किया या अडॉप्ट किया इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। सो द मेथड विच वी अडॉप्टेड इज़ नोन एज रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के नेम से इस मेथड को जाना जाता है। ये वही मेथड है जो लॉर्ड कर्जन ने भी यूज़ किया था 1905 में बंगाल पार्टीशन के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने जो आपका वेस्ट बंगाल है, इस वेस्ट बंगाल एरिया को हिंदू मेजॉरिटी एरिया कंसिडर किया गया था और ईस्ट बंगाल वाले एरिया को मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी ये क्लेम किया था कि इतने बड़े प्रोविजंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई दे आर डिवाइडिंग द बंगाल इनटू टू प्रोविजंस। वन इज़ योर ईस्ट बंगाल प्रोविजंस विद मुस्लिम मेजॉरिटी एंड वेस्ट बंगाल प्रोविजन विद हिंदू मेजॉरिटी। और 1905 में इस बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट हमारा स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। बहुत सारी नेशनल सॉन्ग्स को गाया जाता है, स्वदेशी फ्लैग को फहराया जाता है और 6 साल तक बंगाल पार्टीशन इसी तरीके से डिवीज़न में वहाँ पे वर्क चलता है ब्रिटिशर्स का और बाद में इसको अंडू कर दिया जाता है। बंगाल को एक सिंगल प्रोविजंस कंसिडर किया जाता है। तो आज़ादी के बाद जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आया कि अब पाकिस्तान के फॉर्मेशन की एक्सेप्टेंस तो कर ली गई है डिमांड, लेकिन इसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो हमने सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड को यूज़ किया रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का। रिलीजियस मेजॉरिटी मीन्स क्योंकि पार्टीशन का बेस यही दिया गया था, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका अलग रिलीजन है और हिंदूज़ का अपना अलग रिलीजन है, इसलिए क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट पीपल, उन दोनों के लिए अलग अलग नेशन या अलग अलग सेपरेट कंट्री की रिक्वायरमेंट है। तो रिलीजन को ही एक बेस बनाया गया, जिस एरिया में जिस रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, उस एरिया को उस पर्टिकुलर कंट्री को दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा और रेस्ट एरिया को हम इंडिया कंसिडर करेंगे। लेकिन जितना इजी ये सुनने में लग रहा है आपको रिलीजियस मेजॉरिटी का एरिया कि ठीक है, तो बहुत आसान है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है पाकिस्तान वालों को दे दो और बाकी अपना इंडिया रहता है, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारे सामने स्पेसिफिकली 4 मेजर डिफ़िकल्टीज़ आती है रिगार्डिंग विद दिस प्रिंसिपल। डिफ़िकल्टीज़ विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो डिमांड कर दी कि भाई उनको तो एक नया नेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस नेशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को हमारे लीडर्स को उस टाइम में फेस करना पड़ा। नाउ वी विल सी दोज डिफ़िकल्टीज़ अलॉन्ग विद दिस मैप। ये मैप आपकी बुक में गिवन नहीं है, हाँ, बट दिस मैप यू कैन गेट फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक। मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी, उसके लास्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको ये मैप मिल जाएगा, जहाँ पे ये 1941 की बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन आती है जो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फाइंड करने का कोशिश करती है ताकि पार्टीशन ना हो। तो उस कैबिनेट मिशन की केस स्टडी के बेस पर ही ये मैप है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट करती हैं? ग्रीन कलर इंडिकेट करता है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को, रेड कलर इंडिकेट करता है हिंदू मेजॉरिटी एरिया को, और जो ब्लू कलर है वो प्रिंसली स्टेट्स को। अब प्रिंसली स्टेट्स कौन है, इसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे जब हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट जो डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है वो क्या है? कोई भी एक ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की ब्रिटिश इंडिया में। इसका कहने का मतलब क्या है? सिंगल बेल्ट मतलब पहनने वाली बेल्ट नहीं, यहाँ पे सिंगल बेल्ट का मतलब हो रहा है ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था सिर्फ और सिर्फ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हो और जिस हिस्से को पाकिस्तान को पकड़ा दिया जाए। यहाँ पे हम 2 मेजर एरियाज देखते हैं मेजॉरिटी में जहाँ पे मुस्लिम कंसिस्ट करते हैं। एक पूरा वेस्ट में है और एक पूरा ईस्ट में है, क्योंकि दोनों के बीच में अपना भारत महान आता है, इसकी वजह से ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ थी ही नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम इन दोनों एरियाज़ को ज्वाइन कर सकें। बीच में से अपने टुकड़े को तो हम इंडिया के हटा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों एरियाज़ को एक कैसे किया जाए, इसीलिए ये डिसाइड किया गया पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन किया जाएगा
वो दो हिस्सों में किया जाएगा। एक को जाना जाएगा वेस्ट पाकिस्तान के नाम से और दूसरे को जाना जाएगा ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ ईस्ट पाकिस्तान कैसे आ गया, इधर तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की कहानी भी हम आगे बढ़ेंगे। 1971 में बांग्लादेश एज अ न्यू कंट्री फ्रेम होती है। इट मीन्स 1977 से पहले दिस एरिया, बांग्लादेश का जो एरिया है उस एरिया को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। बांग्लादेश किस तरीके से फ्रेम होता है ये हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ चैप्टर में, इंडियाज़ एक्सटर्नल और यू कैन से इंडियाज़ फॉरेन रिलेशनशिप, जहाँ पे हम देखेंगे हमारे रिलेशनशिप चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज़ के साथ। तो अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तान का दो हिस्सों में फॉर्मेशन किया गया, वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यही दो मेजर एरियाज थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रहते थे। अब हमें नेक्स्ट जो इशू सामने आता है वो क्या आता है, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी ये जो दो एरियाज थे, अब इनमें हर रहने वाला मुस्लिम ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हो। सो ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी इस एरिया वर नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। अब ये कौन थे? ये सिंपल आपको समझना है, एक लीडर थे जो कि इस एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। NWFP, व्हाट इज NWFP? इस पर्टिकुलर एरिया को NWFP बोला जाता था। इट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजंस, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में हम डिफरेंट एरियाज़ को स्टेट्स नहीं बोलते थे। जैसे आज हम एट प्रेजेंट देखते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरीज है, उस टाइम पीरियड में इनको प्रोविजंस बोला जाता था। फॉर एग्जांपल के लिए सदर्न इंडिया आपका मद्रास प्रोविजंस था, ये पूरा आपका महाराष्ट्र प्रोविजंस था, ये आपका बंगाल प्रोविजंस था, और उत्तर प्रदेश वाला आपका यूनाइटेड प्रोविजंस था। इसी तरीके से इस एरिया को देखो, ये नॉर्थ में है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है कि ये तो लर्न ही नहीं हो रहा है ये कैसा एरिया, बहुत सिंपल है, डायरेक्शन के बेसिस पे इसका नेम रखा गया है। नॉर्थ में है सो इट मीन्स नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, वेस्टर्न पार्ट में है वेस्टर्न। फ्रंटियर प्रोविजंस, प्रोविजंस का नेम है फ्रंटियर प्रोविजंस। तो खान अब्दुल गफ़ार खान इस एरिया के लीडर थे और इन्होंने जो टू नेशन थ्योरी है मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, उनको समझाया भी कि वो इस तरीके की फॉर्मेशन, नए कंट्री की फॉर्मेशन की डिमांड छोड़ दे। लेकिन हमने पढ़ा है मोहम्मद अली जिन्ना तो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे और उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी डिमांड को क्विट नहीं किया। खान अब्दुल गफ़ार खान बहुत ही अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। ही वॉज जस्ट लाइक महात्मा गांधी, किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं थे, हमेशा लोगों के साथ पीस की बात करना, गांधी जी के जैसे बोल सकते हो आप। जिस फिलॉसफी को गांधी जी मानते हैं उसी फिलॉसफी में खान अब्दुल गफ़ार खान बिलीव करते हैं, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी बोला गया। यानी कि इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया के महात्मा गांधी कौन कहलाए? खान अब्दुल गफ़ार खान। इनके और भी बहुत सारे नाम थे, जैसे कि बच्चा खान, बादशाह खान, ये इस तरीके के नाम से इनको बुलाते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से बुलाते हैं। इन द सेम वे इस एरिया में उनको फ्रंटियर गांधी या बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से बुलाया जाता था। तो हमें ये चीज़ एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरी है लिखना विद योर सेकेंड पॉइंट, कि जितने भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे वो सब पाकिस्तान की डिमांड नहीं चाहते थे या वो सब पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस खान अब्दुल गफ़ार खान, उन्होंने बहुत अपोज किया लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और फाइनली लास्ट में इस पर्टिकुलर एरिया को मिला लिया गया पाकिस्तान के साथ। अब जो हमारे साथ में थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है पंजाब और बंगाल, इन दोनों प्रोविजंस की। तो यहाँ पे ये अपने वाला इंडिया वाला पंजाब है और यहाँ पे पाकिस्तान वाला पंजाब है, और ये जो पूरा बंगाल प्रोविजंस है, सबसे ज़्यादा इन दोनों एरियाज़ में या प्रोविजंस में प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखो, दोनों ही एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी तो है, लेकिन साथ में हम देखेंगे दोनों ही एरियाज़ में नॉन मुस्लिम्स भी थे। आप अगर इसको यहाँ पे पूरे मैप को अगर आप देखोगे, ड्रॉ करोगे आज के कंपैरिजन में, तो ये वाला हिस्सा भी बंगाल के अंदर आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है हिंदूज़ यहाँ पे भी रहते थे। तो दोनों ही एरियाज़ में, बंगाल प्रोविजंस में
और आपके पंजाब प्रोविंस में मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे कि हिंदू वहाँ रहते थे, सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते थे। तो इन कम्युनिटीज़ का डिवीज़न कैसे किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी पार्टीशन के टाइम में। रातों रात ये डिसीजंस नहीं लिए जा सकते थे, इसलिए डिसाइड किया गया कि सेम रिलीजियस मेजॉरिटी की पॉलिसी को यहाँ पे भी अडॉप्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे। इसलिए आज हम देखते हैं पाकिस्तान में भी हमें एक पंजाब दिखता है और भारत में भी एक पंजाब दिखता है। और यहाँ पे मैं आपको बांग्लादेश की स्टोरी तो बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट वी विल सी लास्ट जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है माइनॉरिटीज़ की। अभी तक हमने तीनों पॉइंट्स में बात की थी मेजॉरिटी की। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था मुस्लिम जो दो मेजॉरिटी एरिया है उसको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से बना दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान का पार्ट बनना, लाइक NWFP एंड लीडर कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि जो दो मेजॉरिटी की जो प्रोविंस थी बंगाल और पंजाब, वहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे और उनको किस तरीके से डिवाइड करना है ये क्लियर नहीं था। अब लास्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है माइनॉरिटीज़ की। वो ग्रुप्स जो यहाँ पे रहते, हिंदू कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए इधर भी हिंदू रह रहे हैं, थोड़े बहुत हिंदू इधर रह रहे हैं, इधर कुछ मुस्लिम्स रह रहे हैं, इधर जो हिंदू एरिया इसमें कुछ मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन लोगों का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। और यही दो एरियाज़ बंगाल और पंजाब कम्युनल राइट्स का बहुत बड़ा टारगेट बनेंगे, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के केस में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से वो दो ब्रिटिश प्रोविजंस थे जो कि डायरेक्ट टारगेट बनते हैं कम्युनल राइट्स का या डीप ट्रॉमा फेस करते हैं ड्यूरिंग द पार्टीशन। फर्स्ट इज़ योर पंजाब प्रोविजंस एंड सेकेंड वन इज़ बंगाल प्रोविजंस। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम आती है दोनों ही साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स, जैसे हिंदू और सिख पाकिस्तान में रहते हैं और मुस्लिम्स का पंजाब और बंगाल में। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी ज़रूर देखी होगी, उसके अंदर आप देखते हो मूवी की स्टार्टिंग में किस तरीके से दिखाया जाता है पाकिस्तान का साइड ऑफ वर्जन सिख कम्युनिटीज़ या हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द मुस्लिम्स इन द बंगाल साइड। तो अभी तक हमने इन चारों प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लिया है जो कि डिफ़िकल्टीज बन रही थी एक पाकिस्तान या एक नई कंट्री को फॉर्म करने में, पार्टीशन के प्रोसेस को फॉर्म करने में। आप अपने एग्ज़ाम में इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर लिखने के साथ साथ यू कैन ड्रॉ दिस मैप ऑल्सो, जिससे आपके आंसर को और ज़्यादा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने को मिलेगा। आप इजीली इस मैप के थ्रू अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट वाइज। अब हम आगे देखेंगे, पार्टीशन हो गया, डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई, पार्टीशन के प्रोसेस के डिफ़िकल्टीज़ को समझ लिया, प्रिंसिपल समझ लिया, रिलीजियस मेजॉरिटी जिसके बेसिस पे पार्टीशन किया गया था। चारों प्रॉब्लम्स को मैप के थ्रू समझने के बाद अब हम देखेंगे जब पार्टीशन हुआ तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस सामने नज़र आए। तो नाउ वी विल सी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब हमने समझ लिया है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन किस तरीके से था विद द हेल्प ऑफ दिस मैप और क्या क्या हमें 4 डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी उस प्रोसेस को लीड करने के लिए। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। भारत का जो पार्टीशन हुआ उस टाइम पीरियड में लोगों की कितनी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह लोगों को भेजना या मास लेवल पे मास स्केलिंग, अभी तक के ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरीके का डिवीजन कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले दोनों ही साइड किलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बता दिया था जब डायरेक्ट एक्शन डे पास होता है मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू 1946 में, उस टाइम पीरियड के बाद 16 अगस्त 1946 में आफ्टर दैट दोनों ही एरियाज़ में बंगाल और पंजाब में स्पेसिफिकली कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान को फॉर्म किया जाएगा और पार्टीशन को एक्सेप्ट कर दिया गया, दोनों ही साइड पे मेजर किलिंग्स देखने को नज़र आती हैं। आपको आपकी बुक में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन वाले टॉपिक पे एक पिक्चर देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको नज़र आएगा ट्रेन में किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह, लाहौर से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से लाहौर मुस्लिम्स जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि पैदल यात्रा करनी पड़ी। तो इन किलिंग्स में सबसे ज़्यादा जो कम्युनल जोन्स नज़र आए, यानी कि वो एरिया जहाँ पे जो किलिंग है वो रिलीजन के बेसिस पे की जा रही थी,
धर्म में फ़र्क होने की वजह से, यानी कि मुस्लिम एरियाज़ में जो हिंदू है, सिख है, वो अवॉइड कर रहे थे जाना क्योंकि वहाँ पे उनकी किलिंग की जा रही थी, और जो हिंदू एरियाज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी अवॉइड कर रही थी। तो कुछ एरियाज़ कम्युनल जोन्स बन गए थे 1947 के टाइम पीरियड में। कौन कौन से थे वो? लाहौर में आपका पाकिस्तान में है, अमृतसर आपको याद रखना है, अपना ये वाला जो एरिया है पंजाब का, उस टाइम पीरियड में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और कोलकाता में। तो दोनों ही कम्युनिटीज़ अवॉइड कर रही थी स्पेसिफिकली एक दूसरे के एरिया में, अगर वो माइनॉरिटी में है तो वहाँ ना जाए, बट दोनों ही कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा किलिंग फेस करनी पड़ी। फोर्स टू अबॉन्डेंट एंड हैड टू लिव इन रिफ्यूजी कैंप्स। रातों रात लोगों को उनके घरों से फोर्सफुली अबॉन्डेंट किया गया, निकाल दिया गया, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उनकी पुश्ते बहुत पुराने टाइम से रह रही थी, उनको अपने उन घर से रातों रात घर खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए गए, और लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। जब वो एक साइड से दूसरी साइड उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था, दे हैड नो प्लेस टू लिव, so they had to stay in refugee camp not just for a days, बल्कि सालों साल तक उनको वहाँ रहना पड़ा। फैमिली ऑनर किलिंग भी देखने को मिलती है क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादातर लोग पैदल भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, और इन बिटवीन उनके घर वालों पे अटैक किया जा रहा था। स्पेशली जो वुमेन है उनको टारगेट किया जा रहा था, और वुमेन को फोर्स किया जा रहा था, अबडक्ट किया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था। दोनों ही साइड्स ऐसा कर रही थी, और उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो किसी और रिलीजन को अडॉप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुस्लिम एरिया में इस तरीके की इंसिडेंट हो रही तो वुमेन को मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन के कन्वर्जन के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था। इन द सेम वे अगर उस टाइप की सिचुएशन हिंदू एरिया में हो रही थी तो वहाँ पे उन्हें कन्वर्जन के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था, और मैरिजेस के लिए। तो इसके नाम पे क्या किया जा रहा था? औरतों को पहले से ही मार दिया जा रहा था। स्पेशली जो यंग है, अनमैरिड है, उन औरतों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली। फैमिली ऑनर किलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन का। नेक्स्ट, जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने अपनी स्टोरीज़ में, नोवेल्स में, शॉर्ट फिल्म्स में पार्टीशन को डिस्क्राइब किया है, रिप्रेजेंट भी किया है। और ये डिस्क्राइब करते हैं पार्टीशन को कैसे? डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, दो दिलों के टुकड़े। बुक में आपको पार्टीशन से रिलेटेड मूवी का एग्जाम्पल भी दिया गया है। गरम हवा उस समय की मूवी थी, आप देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे एक्चुअल इंसिडेंट्स को इंक्लूड किया गया है रिगार्डिंग पार्टीशन। पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का ही नहीं था, या हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस का ही नहीं था कि इस एरिया को पाकिस्तान बना दिया गया, इतने एरिया को इंडिया बना दिया गया, ये हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज डिसाइड हो गई हैं और अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही कंट्रीज संभालेगी। पार्टीशन हर एक फाइनेंशियल एसेट, छोटे से छोटे सामान का भी किया गया, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, टाइपराइटर हो, पेपर क्लिप्स हो, बुक्स हो, एक्सेट्रा। तो हमने ऐसे आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे लोग अपने एक जगह से जब वो दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे तो अपने साथ चेयर, टेबल, छोटी से छोटी अपनी पेपर, पेन, क्लिप, हर एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। एम्प्लॉयज़ का भी पार्टीशन किया गया, जो पहले पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज, ऑफिसर्स पूरी एक नेशन को बिलोंग करते थे, रातों रात उनका भी पार्टीशन हो गया, जिसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और रेलवे एम्प्लॉयज़ आते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी पार्टीशन किया गया। जब पार्टीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम एरियाज़ है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, रेस्ट रिमेन विद इंडिया। अभी भी हमें ये देखने को मिलता है पार्टीशन में करीब 10-12 लाख लोगों की जान जाती है। ये जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग है, अनऑफिशियल लाखों लोग मारे जाते हैं। और एज अ रिज़ल्ट हमें सबसे बड़ा जो इशू इंडिया के सामने आता है वो ये, माइग्रेशन के बावजूद भी बहुत सारे बोल सकते हो आप मुस्लिम्स अभी भी इंडिया में थे और वो इंडिया का ही हिस्सा बन के रहना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू गो इन पाकिस्तान। उसके अलावा इंडिया में और भी रिलीजन्स थे जैसे कि जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म। क्या उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या पार्टीशन ने जिस तरीके से वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान एक नई कंट्री को डिक्लेयर कर दिया, तो हमारे इंडिया को एक हिंदू नेशन स्टेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं? ये
क्वेश्चन हमारे लीडर्स के सामने आया और ये फाउंड होता है 1951 में जब सेंसस का रिकॉर्ड किया गया। आपको पता है एवरी 10 ईयर्स में सेंसस काउंट की जाती है, तो 1951 में जब सेंसस ब्रिटिशर्स ने सेंसस की काउंटिंग स्टार्ट की थी, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है उसको, 1951 में जो सेंसस रिकॉर्ड आता है उसमें ये पता चलता है भारत में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड में वो तब भी 12% थी। इवन आफ्टर द पार्टीशन, लोगों के माइग्रेशन के बावजूद भी 12% पीपल ऐसे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे और दे वर लिविंग इन इंडिया। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के सामने ये क्वेश्चंस रेज हुए कि उनको अब किस तरीके का आगे स्टेप अडॉप्ट करना है। क्या वो कंट्री को एक हिंदू नेशन कंट्री डिक्लेयर करे इन द सेम वे जिस तरीके से पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस तरीके की कोशिश की कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दिया जाए, बट एज वी नो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक आइडिया दिया था। इस आइडिया के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, दैट इज सेकुलर नेशन, जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स, कास्ट और जेंडर वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने स्टडी किया था सेकुलरिज्म का आइडिया। सेकुलर नेशन की मतलब क्या है, ये आइडिया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के थ्रू ही गिवन है। इट मीन्स इंडिया एक ऐसा देश होगा जहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी भी रिलीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और हम यहाँ पे किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। This is the idea of secular nation. So at last India adopted this idea of secular nation और आज हम देखते हैं हमारे देश में अलग अलग different religious रहते हैं, like Muslims, Jainis, Judaism, Buddhist, Christianity, पारसीज और भी बहुत सारे आपको रिलीजन देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे। आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहो तो आप सबसे पहले कम्युनल जोन्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। देखिए ये आपका बंगाल प्रोविंस से रिलेटेड है और ये आपका पंजाब प्रोविंस से रिलेटेड है। उस टाइम लाहौर इधर आपका ये पाकिस्तान के पंजाब से ही बिलोंग करता है। तो यही दो प्रोविंस बोलेंगे तो आपको बंगाल और पंजाब लिखना है। अगर आपसे सिटीज़ पूछेंगे कौन सी सिटीज़ थी मेजर कम्युनल जो जोन का टारगेट थी, आप इन तीनों सिटीज़ का नेम लिखोगे, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। ये क्वेश्चंस आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, सिटीज़ और प्रोविंस से रिलेटेड। फिर आप रेफ्यूजी कैंप्स को एक्सप्लेन कर देना, देन फैमिली ऑनर किलिंग, उसके बाद आप बस थोड़ा सा लिख देना डिवीजन ऑफ हार्ट डिस्क्राइब बाय पोएट्स, राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स। लास्ट में आप बताओगे फाइनेंशियल एसेट्स जो है जिन सब का इनका भी डिवीजन होता है अलॉन्ग विद पॉलिटिकल टेरिटरीज और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के साथ। एट लास्ट वी अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ सेकुलर नेशन। अब हमने पढ़ लिया है पूरी तरीके से हमारी जो जर्नी हमने शुरू की थी, जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वहाँ से हमने शुरू किया था। देन वी सॉ किस तरीके से टू नेशन थ्योरी 3 चैलेंजेस हमने फेस किए। देन वी सी हमने टू नेशन थ्योरी को स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा टू नेशन थ्योरी के बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था और अब हमने पढ़ा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। अब हम जो आगे नया टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा इस प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड होगा। अब तक हमने मुस्लिम्स और हिंदू के जो भी इश्यूज थे उनको स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर इशू जो बहुत बड़ा था। याद रखना शेप ऑफ नेशन में हमने लास्ट जो सीरियस क्वेश्चन स्टडी किए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये था किस तरीके से अब हमें अपनी कंट्री को इंटीग्रेट करना है। जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब बात आती है अपनी इंडियन कंट्री की, हमें अपनी कंट्री को कैसे फॉर्म करना है। तो हमारे सामने जो मुद्दा नज़र आएगा वो आएगा प्रिंसली स्टेट्स का। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी क्या इशू है ये प्रिंसली स्टेट्स का, क्यों हमें इस इशू को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है और कौन कौन सी मेजर प्रिंसली स्टेट्स की आपको केस स्टडी भी पढ़नी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you so much.